तो अब हम ये समझने वाले हैं कि अगर किसी प्रेरक को और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और अगर इस संयोजन से हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो ये संयोजन किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और इस टॉपिक को क्या नाम दिया है हमने, श्रेणीबद्ध एलसी परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्ट था। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है, तो प्रेरक और संधारित्र में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस विद्युत धारा का जो व्यंजक है वो हमें वोल्टेज के व्यंजक की तरह ही बनाना है कि जहां V है वहां तो आ जाए I, यहां पर आए धारा का अधिकतम मान Vm की जगह और साइन ओमेगा टी के अंदर या तो कोई एंगल जुड़ जाए या कोई एंगल घट जाए। तो यहां पर भी हम फेजर आरेख का ही प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही घटकों के अंदर, प्रेरक और संधारित्र के अंदर एक ही विद्युत धारा है। तो सबसे पहले मैं विद्युत धारा को ही बना लेता हूं, लेकिन फेजर आरेख पर धारा को सदिश निरूपित करते हुए मैं उसके अधिकतम मान का ही प्रयोग करूंगा। तो ये जो सदिश होगा इसका परिमाण होगा धारा के अधिकतम मान के बराबर। अब ये जो प्रेरक का जो वोल्टेज होता है वो विद्युत धारा से 90 अंश के कोण से आगे होता है, या कहें विद्युत धारा वोल्टेज से 90 अंश के कोण से पीछे होती है। तो धारा तो बन चुकी है, तो हमें 90 अंश के कोण पर आगे ले जाकर रखना है प्रेरक के वोल्टेज का अधिकतम मान, क्योंकि फेजर आरेख पर हमेशा अधिकतम वोल्टेज ही प्रयोग होते हैं। और बात करें अगर संधारित्र के लिए, तो संधारित्र का जो वोल्टेज होता है वो विद्युत धारा से 90 अंश के कोण से पीछे होता है, या विद्युत धारा आगे होती है तो विद्युत धारा तो वहीं रहेगी हमारी। अब हमें वोल्टेज जो है संधारित्र का उसे 90 अंश के कोण से पीछे लेके जाना है, और पीछे ले जाने का मतलब होता है घड़ी के घूमने की दिशा में, और आगे ले जाने का मतलब होता है घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो प्रेरक के वोल्टेज को मैं 90 अंश के कोण से घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत ले गया विद्युत धारा से, और संधारित्र के वोल्टेज को मैं 90 अंश के कोण से ले गया घड़ी के घूमने की दिशा में। और फेजर आरेख पर यह वोल्टेज भी बताएगा संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज का अधिकतम मान। अब यहां पर दो ही वोल्टेज हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और अगर प्रेरक के सिरों पर जो वोल्टेज का अधिकतम मान है वो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज का मान है उससे ज्यादा है, तो नेट वोल्टेज आएगा प्रेरक की दिशा में, और इस नेट वोल्टेज का जो साइज होगा या इसका जो परिमाण होगा वो लगाए गए वोल्टेज का अधिकतम मान देगा। तो ये Vm हमारा किसके बराबर आ जाएगा, VLM माइनस VCM के बराबर। और अगर ऐसा हो कि संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज प्रेरक के सिरों पर लगाए गए वोल्टेज से ज्यादा है, तो नेट वोल्टेज आएगा संधारित्र वाली दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो सदिश विपरीत हैं तो बड़े में से छोटे को घटाना है। इसका मान होगा VCM माइनस VLM, और यहां पर भी ये वोल्टेज हमें क्या देगा, लगाए गए वोल्टेज का अधिकतम मान। और ये बात आप यहां पर देख सकते हो कि चाहे VLM ज्यादा हो चाहे VCM ज्यादा हो, विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का जो कोण है, परिणामी वोल्टेज की बात कर रहा हूं, वो रहेगा 90 अंश। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि लगाए गए वोल्टेज का जो अधिकतम मान है वो VLM माइनस VCM के बराबर होगा अगर VLM VCM से बड़ा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी घटक के सिरों पर वोल्टेज का अधिकतम मान जो है धारा के अधिकतम मान को उसके प्रतिरोध, जिसे यहां पर प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, उससे गुणा करने के बाद मिलेगा। और संधारित्र के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज धारा के अधिकतम मान को संधारित्रीय प्रतिघात से गुणा करने के बाद मिलेगा, जो कि संधारित्र का प्रतिरोध होता है। तो धारा के अधिकतम मान का क्या सूत्र निकल कर आ गया, अधिकतम वोल्टेज का जो भी मान है उसको आप XL माइनस XC से विभाजित कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, धारा का अधिकतम मान। XL माइनस XC जो है वो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, जिससे हम इस परिपथ की प्रतिबाधा भी कह सकते हैं। और अगर आपको धारा का RMS मान पता करना है तो यहां पर वोल्टेज का RMS मान रखो और प्रतिबाधा वही रखनी है आपको, XL माइनस XC, उससे विभाजित करो, धारा का RMS मान मिल जाएगा। और XL माइनस XC तब प्रयोग करना है जब XL XC से बड़ा हो। अगर XC XL से बड़ा होगा तो यहां पर आप XC माइनस XL प्रयोग करोगे, और उससे अंतर क्या आएगा कि जब हमारा XL XC से बड़ा होगा तो नेट वोल्टेज जो होगा वो विद्युत धारा से 90 अंश के कोण पर आगे होगा, और अगर XC बड़ा होगा तो नेट वोल्टेज हमारा विद्युत धारा से 90 अंश के कोण से पीछे होगा। तो धारा का जो हमारा सूत्र है वो किसके बराबर आ जाएगा, धारा का अधिकतम मान, जो कि वोल्टेज के अधिकतम मान को प्रतिबाधा से विभाजित करने के बाद मिल रहा है, इनटू में साइन और ओमेगा टी के अंदर 90 अंश का कोण जुड़ेगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि XL बड़ा है तो 90 अंश का कोण घट जाएगा, और अगर XC बड़ा है तो 90 अंश का कोण जुड़ जाएगा।
तो हमें ये तो पता लग गया कि एक श्रेणीबद्ध एलसी परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा होती है XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL। तात्कालिक विद्युत धारा का सूत्र पता लग गया, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर भी पता लग गया और फेजर आरेख हम बना ही चुके हैं। अब दो चीजें और रह गई, एक तो तात्कालिक शक्ति और दूसरा औसत शक्ति। तात्कालिक शक्ति की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि तात्कालिक वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी को तात्कालिक विद्युत धारा Im sin ओमेगा टी -90 या +90 से आप क्या कर दें, गुणा। अभी इस कंडीशन में मैं XL को XC से बड़ा मान रहा हूं तो 90 अंश मैंने घटा दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Vm sin ओमेगा टी और माइनस को अगर आप बाहर लिख लो तो ये ऐसे बन जाएगा Im sin 90 माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे मैंने जिस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है वो ये है कि माइनस ऑफ साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। इस माइनस को अगर आप अंदर गुणा करोगे तो यही बन जाएगा साइन ओमेगा टी -90, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, Vm Im बटे 2 कर दूं मैं और 2 से ही कर दूं गुणा, और माइनस को मैंने आगे लगा लिया है तो ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस ओमेगा टी बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है साइन 2 ओमेगा टी। आपको सूत्र पता होगा 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है, साइन 2a के। तो तात्कालिक शक्ति का व्यंजक आ गया माइनस का Vm Im बटे 2 साइन 2 ओमेगा टी। और आप ध्यान से देखोगे तो ये तात्कालिक शक्ति का व्यंजक बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है जैसा एक शुद्ध प्रेरक के लिए आता था। और औसत शक्ति अगर हमें निकालनी है तो इसी तात्कालिक शक्ति का मान हमें एक पूर्ण चक्कर में निकालना होता था। उसके लिए हम Vm Im बटे 2 जिसका कि ऋणात्मक मान है इंटू साइन 2 ओमेगा टी को इन दो संकेतों के बीच में रख दिया करते थे। ये हमें बता रहा है कि हम तात्कालिक शक्ति का मान पूरे एक चक्कर 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में पता कर रहे हैं। जो जो चीजें नियत है वो सब बाहर आ जाएंगी, ये सब बाहर, और साइन 2 ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो उसका जो औसत मान होता है एक पूर्ण चक्कर में वो हमेशा क्या आता है, 0। तो ये जो परिपथ है वो कोई भी औसत शक्ति व्यय नहीं करेगा। और अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा बिना शक्ति व्यय के बहती है तो उस विद्युत धारा को हम कहते हैं शक्ति रहित धारा या वाटलेस करंट। तो एलसी परिपथ में भी जो विद्युत धारा बह रही होती है, चाहे उसका अधिकतम मान निकालो चाहे आरएमएस मान, वो एक शक्ति रहित धारा होती है। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न कुछ इस तरीके से कि एक परिपथ में जिसमें कि 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 60 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 230 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से उसे जोड़ दिया गया है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। अब हमें यह पता करना है कि धारा का आयाम तथा आरएमएस मान क्या होगा। आयाम का मतलब होता है शिखर मान। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि एलसी परिपथ के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ एक प्रेरक है और एक संधारित्र है। तो इस परिपथ में अगर आप धारा का आयाम मान या फिर शिखर मान निकालना चाहते हो तो आप वोल्टेज के अधिकतम मान को इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उससे कर दें विभाजित। अब प्रेरक का जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं प्रेरक की प्रतिघात, संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं संधारित्रीय प्रतिघात। पहले हमें ये देखना है कि एक्सएल और एक्सी में से बड़ा कौन है। तो एक्सएल हमारा बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के, और ओमेगा हमारा बराबर होता है 2 पाई न्यू के। जैसे ही मैं उसको स्वप्रेरकत्व से करूंगा गुणा तो मुझे मिल जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात। 2 की जगह 2 लिख लेते, पाई का मान 3.14, आवृत्ति है स्रोत की 50 हर्ट्ज जैसा कि प्रश्न में बता दिया गया है, और प्रेरक का जो स्वप्रेरकत्व है वो है 80 मिली हेनरी। तो 80 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि मिली को हटाते हैं तो 10 की घात -3 लगाते हैं। तो 2 गुणा 50 ये 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 10 से करोगे तो 1000, 10 की घात 3 और ये 10 की घात -3 सब कट हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, 3.14 का 8 से गुणा करना है। 8 का 4 से करूंगा तो 32 आएगा, हासिल 3, 8 और 3 11, हासिल 1, 24 और 1 25। तो एक्सएल का मान आ गया 25.12 ओम। अब एक्सएल निकालने के बाद हमें एक्सी भी निकालना पड़ेगा। एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा-सी के। ओमेगा आप 2 पाई न्यू से निकाल सकते हो, 100 पाई ही आने वाला है। और धारिता दे रखी है 60 माइक्रोफेराड। माइक्रो को जब हम लगाएंगे तो 10 की घात -6 लिख देंगे।
यहाँ आप देखोगे 10 की घात +3 और 10 की घात -6, -3 बनेगा। ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात +3 मतलब 1000 और बटे में 6 गुणा 3.14। और जब आप 6 का गुणा 3.14 से करके और 1000 में उसका विभाजन करोगे तो ये आ जाएगा 53.3 ओम। तो आप देख सकते हो कि XC का जो मान है वो XL से बड़ा आ रहा है। तो धारा का जब आप अधिकतम मान निकालोगे तो वोल्टेज के अधिकतम मान को आप XC - XL से विभाजित करोगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूं धारा का RMS मान, क्योंकि RMS वोल्टेज का मान हमें दे रखा है, क्योंकि ये भी हमें पता होता है कि वोल्टेज के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो RMS वोल्टेज होता है। तो ये तो आ गया 230 और इसको विभाजित करना है XC - XL से। 53 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा 28 और 30 में से 12 तो 18, तो 28.18 का विभाजन करना है 230 के अंदर। और 230 को जैसे ही मैं 28.18 से विभाजित करूंगा तो RMS विद्युत धारा का मान आएगा 8.3 एम्पियर। और शिखर धारा का जो मान होता है वो RMS विद्युत धारा से √2 गुना ज्यादा होता है। तो 8.3 का आप √2 से कर दे गुणा, तो धारा का जो शिखर मान निकल कर आएगा वो आएगा 11.62 एम्पियर। तो ये हो गया धारा का शिखर या आयाम मान, ये हो गया धारा का RMS मान। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है हर अवयव के सिरों पर विभवांतर का RMS मान बताइए। तो जब आप प्रेरक के सिरों पर विभवांतर का RMS मान पता करोगे तो धारा के RMS मान का गुणा करोगे उसके प्रतिरोध से, जिसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। तो धारा का RMS मान आ रहा है 8.3 एम्पियर और प्रेरकीय प्रतिघात आ रहा है 25.12। इन दोनों का आप गुणा कर दें और जब आप 25.12 का 8.3 से गुणा करोगे तो RMS वोल्टेज का मान आएगा 207 वोल्ट। और बिल्कुल इसी तरह से हम RMS वोल्टेज पता कर सकते हैं इस संधारित्र के सिरों पर, कि इसके सिरों पर वोल्टेज क्या होगा, धारा का RMS मान जो कि एग्जैक्टली आएगा 8.24 एम्पियर, उसको हम संधारित्रीय प्रतिघात 53.3 से कर दे गुणा, तो हमें मिल जाएगा इसके सिरों पर RMS वोल्टेज का मान जो कि निकल कर आएगा 437 वोल्ट। तो ये हो गया संधारित्र के सिरों पर RMS वोल्टेज का मान और ये हो गया प्रेरक के सिरों पर RMS वोल्टेज का मान। अब एक चीज यहां पर स्टूडेंट्स आपने देखी होगी कि अगर दो चीजों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उनमें धारा तो समान आती है और उनके सिरों पर जो वोल्टेज आता है उसका जो योग होता है वो लगाए गए वोल्टेज के बराबर आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक के सिरों पर वोल्टेज आ रहा है 207, दूसरे के पर आ रहा है 437। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 200 और 400 तो कितना हो जाएगा 600 और 37 और 7 हो जाएगा 44। तो योग तो 644 आ रहा है, जबकि VL प्लस VC जो है वो लगाए गए वोल्टेज के RMS मान के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने RMS वोल्टेज ही तो प्रयोग किए हैं। तो ये जो विरोधाभास है वो उत्पन्न कहां से हो रहा है, तो इस विरोधाभास का जवाब ये है कि VL और VC जो हैं वो समान कला में नहीं है। इन दोनों के बीच में कलांतर है 180 अंश का, कि VL और VC हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो VC हमारा आ रहा है 437, ये आ रहा है 207। तो नेट विभवांतर जो है वो इन दोनों के सदिश योग से मिलेगा, और जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है। तो आप 437 में से जब 207 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 230 वोल्ट। अब आप देख सकते हो आपको लगाए गए वोल्टेज का शिखर मान मिल जाएगा। और तीसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति का मान आप बताएं। तो प्रेरक के लिए वोल्टेज का जो मान है चाहे वो कुछ भी आया हो, जैसे यहाँ पर 207 वोल्ट है और ये जो विद्युत धारा है 8.3 एम्पियर की, इन दोनों के बीच में कलांतर होता है 90 अंश का। और औसत शक्ति का जो व्यंजक होता है किसी भी परिपथ के लिए या किसी भी युक्ति के लिए वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू में cos phi। तो अगर वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 अंश का है तो कोई भी औसत शक्ति व्यय नहीं होती, तो प्रेरक कोई भी माध्य शक्ति व्यय नहीं करेगा एक पूर्ण चक्कर के अंदर। और फिर चौथे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि संधारित्र में स्थानांतरित माध्य शक्ति निकालिए। तो एक पूर्ण चक्कर के अंदर हमारा ये जो संधारित्र है वो भी कोई शक्ति व्यय नहीं करेगा, क्योंकि संधारित्र के लिए भी धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर 90 अंश होता है। बस यहाँ पर धारा 90 अंश के कोण से आगे होती है, जबकि प्रेरक के लिए 90 अंश के कोण से पीछे होती है। तो कोई शक्ति व्यय नहीं होगी इस संधारित्र के द्वारा।
तो दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है बिना किसी शक्ति व्यय के, तो ये विद्युत धारा कहलाएगी शक्ति रहित धारा। और लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति क्या होगी। तो जब इन दोनों ने कोई शक्ति व्यय ही नहीं करी है तो ये कुछ भी शक्ति अवशोषित नहीं करेंगे इस स्रोत के द्वारा। तो स्रोत से अवशोषित की गई शक्ति जो होगी इस पूरे के पूरे परिपथ के द्वारा वो भी क्या निकल करके आएगी, शून्य। तो एक एलसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है और जो हमारे घटक हैं प्रेरक और संधारित्र उनके सिरों पर वोल्टेज भी उत्पन्न होता है, लेकिन कोई भी शक्ति व्यय नहीं होती। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक श्रेणीबद्ध एलसी परिपथ के सिरों पर अगर हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाएं तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है और उससे रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल सम से पूछे जा सकते हैं। अब हमें ये सीखना है कि एक प्रतिरोधक को, एक प्रेरक को और एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद और अगर हम इस संयोजन से क्या लगाएं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, तो ये संयोजन किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।